साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। किसी जस्टिस के घर में बच्चा पैदा होने पर नर्स बधाई देती है, बधाई हो आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। यह बात मजाक में लेने की कतई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिस तरीके से निर्लज्जता के साथ वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद का खेल चलाया जा रहा है, यह बात अक्षरशः साबित होती दिख रही है। ये तमाम बातें करने के पीछे वजह है ये शख्स, इनका नाम है यस.यू. ललित। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इनको उत्तर प्रदेश की तरफ से मुकदमों की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ पैनल के अधिवक्ताओं में शामिल किया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात इस तस्वीर में छुपी है। इस तस्वीर में ये अपने पिताश्री सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस यू ललित के साथ खड़े हैं। अभी तक इसी पर चर्चा हो रही थी कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बनती है वैसे ही उनको जस्टिस बना दिया जाता है, क्योंकि अमित शाह के केस उन्होंने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर के मामले में लड़े थे। तो पहले इनाम के तौर पर सरकार बनती है, उनको जस्टिस बनाया जाता है। सरकार दोबारा आती है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। बंसबेल देखिए, जस्टिस यू ललित के पिताजी जस्टिस यू.आर. ललित भी बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे और इनके भी पिताजी यानी कि जस्टिस यू ललित के दादाजी रंगनाथ ललित महाराष्ट्र के सोलापुर में जाने माने वकील रहे हैं। इसका मतलब चौथी पीढ़ी से यह जज बनने का खानदानी पेशा चला आ रहा है। अभी भले ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल किए गए हैं, लेकिन यही जस्टिस बनने की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए यह जातिवादी, वंशवादी कोलोजियम सिस्टम में व्यवस्था कर रखी है कि आपको कोई परीक्षा पास नहीं करनी। कहीं से भी एलएलबी कर लीजिए, कुछ सालों की प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने में भी यह ध्यान रखिए कि किस तरीके से केस लड़ने हैं। जस्टिस यू ललित ने विशेष तौर पर ध्यान रखा। अमित शाह के केस संभाले, विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना के आरोप में 2000 रुपए का बहुत ज्यादा जुर्माना लगा दिया। SC/ST एक्ट में बिना जांच के मुकदमा करने का आदेश सुना दिया। 3 तलाक पर भी फैसला सुनाया। कुछ दिन पूर्व जो कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, उन पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो भ्रष्टाचार से बचाने के लिए जस्टिस यू ललित वकील के तौर पर उनके पक्ष में खड़े थे। इसी तरह के कुछ केस पकड़िए। जस्टिस यू ललित इतिहास में दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो बिना किसी हाई कोर्ट में जस्टिस हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनते हैं और फिर वहीं चीफ जस्टिस बन जाते हैं। अगर ये रिटायर्ड होते हैं, अगर शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार व्यवस्था कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सेवानिवृत्ति 2 साल बढ़ा दी जाए, तो उनके चहेते जस्टिस यू ललित जो महज 73 दिन के लिए चीफ जस्टिस बने हैं, उनको 2 साल का कार्यकाल और मिल जाता है तो सरकार के पक्ष में जो कांड पहले उन्होंने किए वो करेंगे, और नहीं मिलता है तो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। उनके पिताश्री जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ देश के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक, तकरीबन 7 साल तक देश के चीफ जस्टिस होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराए हैं। उनके बाद जो बनेंगे जस्टिस संजीव खन्ना। उनके पिताजी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, नाम था देवराज खन्ना, और इनके सगे चाचा यानी कि पिताजी के भाई का नाम था जस्टिस एच.आर. खन्ना। यह बात बिल्कुल ठीक है कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी ऐसे खेल होते रहे हैं, मगर जब लोग जागरूक हो गए हैं, लिखने लगे हैं, तब तो थोड़ा सा शर्म संकोच कर लीजिए। निर्लज्जता का आलम देखिए। इस समय जस्टिस यू ललित ही उस बेंच को हेड कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में EWS यानी कि सुदामा कोटा, गरीब सवर्णों के आरक्षण की सुनवाई चल रही है। ऐसे समय में ही योगी सरकार द्वारा उनके बेटे को वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता में शामिल करना, क्या इसको भ्रष्टाचार और घूसखोरी ना माना जाए? क्योंकि यस.यू. ललित को उस पैनल में शामिल करने का जो लेटर जारी किया गया है उसमें इनका रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी है D/3539/2017।
मतलब 2017 में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया वकील के तौर पर, अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। जबकि हाई कोर्ट में किसी भी अधिवक्ता को डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बनने के लिए, मतलब जब वो अपने नाम के आगे वरिष्ठ अधिवक्ता लगा सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया है कि 25 साल उसको वकील के तौर पर अपनी सेवाएं देनी है। स्टैंडिंग काउंसिल बनने के लिए 7 साल अपनी सेवाएं देनी है। ब्रीफ होल्डर बनने के लिए 5 साल की सेवाएं देनी है। मतलब अभी उसकी योग्यता ब्रीफ होल्डर बनने लायक भी नहीं थी, लेकिन वरिष्ठ पैनल अधिवक्ताओं में शामिल करके 10 से 25 लाख रुपए प्रति केस की उसकी जुगाड़ फिक्स कर दी गई। ये एक अकेला मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिसों की अगर आप सूची निकालेंगे तो उनके नाते रिश्तेदार जो वकील हैं, उनकी दुकानदारी और धंधा ठीक ठाक चलता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इनके रिश्तेदार जस्टिस बने बैठे हैं, तो इनके द्वारा अगर केस लड़वाया जाएगा तो उसमें हमें सहूलियत ठीक ठाक मिल सकती है। और इसी काम के ये लाखों करोड़ों रुपए वसूलते हैं। इसलिए वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इस पूरे मामले पर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी थोड़ी तल्ख ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं इस टिप्पणी को नैतिकता के पैमाने पर नहीं कसूंगा। उन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस यूयू ललित का लौंडा 2017 में वकालत में उतरा है, अभी खड़ा होना, बोलना, कागज बनाना सीख रहा है। इतने में ही यूपी सरकार ने इसे वकीलों के सीनियर पैनल में ले लिया। अब बेचारे ललित बीजेपी केंद्र या यूपी से जुड़े मामलों में क्या ही न्याय कर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस केस अब गया मान लो। एक दूसरे ट्वीट में टिप्पणी करते हैं, चीफ जस्टिस यूयू ललित का बेटा यानी जस्टिस यूआर ललित का पोता 2018 तक लॉ पढ़ता है, 2019 में थोड़ी प्रैक्टिस करता है, फिर लॉकडाउन लगता है, कोर्ट खुलने के बाद कुछ केस देख लेता है, यूपी ने उसे सीनियर एडवोकेट के पैनल में शामिल किया है। यह जज बनने की पहली सीढ़ी है। इस वंशवाद के पीछे एक जहरीला जातिवाद भी छुपा है। इसको सुप्रीम कोर्ट के स्वयंभू यानी कि धरती के मिलॉर्ड्स की संख्या के हिसाब से समझिए। सुप्रीम कोर्ट में जो 31 जस्टिस हैं, उनमें से 28 अपर कास्ट हिंदू हैं, जिनमें अकेले 12 ब्राह्मणी हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, ईसाई मिलाकर के कुल संख्या है 5। इस जातिवाद और वंशवाद का दंश किस हद तक देश झेल रहा है उसका उदाहरण समझिए। जस्टिस कर्णन आपको याद होंगे, उन्होंने कहा ऊंची जाति के जज अपनी न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके बाद उनको गिरफ्तार करवा लिया गया, जबकि वो स्वयं जस्टिस से रिटायर्ड हुए थे। मगर दूसरी तरफ जस्टिस रंगनाथ पांडे बेहद तल्ख टिप्पणी करते हैं, ये समझने के लिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय बने बैठे हुए लोग हैं, उनके अंदर योग्यता कितनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में एक पत्र उन्होंने लिखा था, कई न्यायाधीशों के पास सामान्य विधिक ज्ञान व अध्ययन तक उपलब्ध नहीं था। कई अधिवक्ताओं के पास न्याय प्रक्रिया की संतोषजनक जानकारी तक नहीं है। कोलोजियम के सदस्यों के पसंदीदा होने की योग्यता के आधार पर न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाते हैं। यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो भला मनाइए कि उनका नाम जस्टिस रंगनाथ पांडे था, इसलिए ये जातिवादी वंशवादी कोलोजियम वाले जस्टिस उनके पीछे नहीं पड़े, वरना इतना लिखने पढ़ने पर निश्चित तौर पर उनका नुकसान करने के लिए जस्टिस कर्णन की तरह उनके पीछे पड़ जाते। तो क्या इस जातिवादी भ्रष्ट वंशवादी कोलोजियम सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है? तोड़ है। न्यायिक सेवा आयोग बनाना चाहिए, और जिस तरीके से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस बनाने के लिए परीक्षाएं होती हैं, उसी तरीके से परीक्षाएं कराइए। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि महज परीक्षा के आधार पर जस्टिस मत बनाइए, तो उसमें उनकी एडवोकेसी का टाइम जोड़ लीजिए, मगर बिना परीक्षा के सीधे सीधे ये पिकअप करने की व्यवस्था से पूरी तरीके से न्यायिक सिस्टम चौपट हो जा रहा है। और न्यायपालिका ने जो अपनी तथाकथित पवित्रता बना करके रखी थी, अब उस पर खूब हमले होने लगे हैं, होने भी चाहिए। इसलिए नेशनल जनमत अपील करता है कि अपने घरों से अच्छे अधिवक्ता तैयार करिए। जब अच्छे अधिवक्ता होंगे तो वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अदर जुडिशरी में भी आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।